तो कोई मुझे बताएगा कि मेडिटेशन लोग करते क्यों नहीं है, उनको मुश्किल क्यों लगता है? आप में से कोई बोल सकता है? दरअसल क्या होता है सर, मेडिटेशन के अंदर आदमी का मन जो है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है, वो बार बार भागता है, दिमाग एक जगह टिकता नहीं है। दिमाग में बैठते मेडिटेशन करने के लिए, दिमाग में चलता है उससे पैसे लेने, उसको देने, उससे दुश्मनी करनी, उससे प्यार करना। मतलब हम लोग इन सब चीजों में फंसे रहते हैं, दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं है, इसलिए मेडिटेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी सर, और कोई बताना चाहेगा? उसके बाद घुटने दर्द होने लगते हैं लोगों के, पैरों में दर्द होने लगता है। सच्चाई ये सर है। आप तो एक घंटा करते हैं, आपको तो दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ लोगों के लिए, मेरे को नहीं होता, अब तो आदत बन जी चुकी है, रेगुलर में हूँ जी मैं। जी हाँ, और कोई बताएगा और क्या मेडिटेशन करना क्यों लोग पसंद नहीं करते हैं, क्या कारण? सबसे बड़ी बात है सर आलस, आलस का इसका कारण। आलस ठीक है, सबसे बड़ी बात है। और सर इसलिए वो मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं कि उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इस टाइम में हम कुछ और कर लें, काम कर लें, ये कर लें, ये बेकार का क्यों इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट करें, इससे अच्छा इस टाइम को यूटिलाइज कर लें। ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ये और कोई बताना चाहेगा? एकाग्रता मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा दिक्कत एकाग्रता की आती है। हम बहुत प्रयास करते हैं, मैं काफी टाइम से करती हूँ, लेकिन बीच बीच में झटके आते हैं कि अपने को एकाग्र करती हूँ, चाहे अपने आज्ञा चक्र पे ओम का करूँ, कुछ भी करूँ, बट फिर भी क्या होता है कि बीच बीच में कोई ना कोई विचार आके और आपके उस साधना को खंडित करता ही करता है। तो ये मेरा तो यही व्यवधान है। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? जी सर, ये जो मेडिटेशन है इसमें सबसे मुख्य रूप से है, जैसा कि सभी ने बताया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मन को, हमें हमारा जो अंतर मन है ना, उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना और बाहर के जग से अपने आप को अलग हटाकर और सही तरीके से हमें अपने आप को, जब हम मेडिटेशन या ध्यान करने की प्रयत्न करते हैं तो उसमें जो साधु संत और ऋषि मुनि हुए उन्होंने बहुत अभ्यास किया, तो हम तो ऐसा सोचेंगे कि हम एक दिन में, 2 दिन में 5-10 मिनट बैठ जाएंगे, या हम सही तरीके से अगर अपने आप को किस तरीके से बैठना है, किस समय करना है, किस स्थिति में करना है, क्या सोचना है ना, कैसा वातावरण है आसपास, ये सभी चीजों का मिला जुला योगदान है। और अगर आप निश्चित ही, मेरा कहना है कि पहले दिन 10 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट, और ऐसे करते करते अपने आप को, समय को बढ़ाएं और यह सोचे पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ मैं ध्यान कर सकती हूँ, तो निश्चित ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं। चलो धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है? थोड़ा सर सा प्रणाम। कम समय। सर प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि मैं काफी समय से ओशो की मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेडिटेशन करने से आपके मन को, अगर उसमें हेलो कंटिन्यू। हेलो, हाँ जी अशोक जी कंटिन्यू, बोलिए। उनकी मेडिटेशन में 1 घंटे की होती है, उनमें सभी चरण होते हैं, आपको मौन भी रहना है, मस्ती में भी रहना है, तो आपको बहुत सुकून मिलता है अगर आप कंटिन्यू करते हैं। टेम्पररी करेंगे 1 दिन 2 दिन तो आपको मेडिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेडिटेशन को सही समझते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो कहने या सुनने की बात नहीं है, आपको खुद ही महसूस होगा कि मेडिटेशन क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो और कोई कुछ बताना चाहता है कि हम मेडिटेशन क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण होता है? सर एक चीज है कि मेडिटेशन में बोला जाता है कि शून्य विचार, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे विचार तभी ही आते हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं बीच में उनको। मैं विक्रम जो पांडे आपसे बताना चाह रहा था कि एक पॉइंट पे आके वो सब बंद होता है और जी मैं विक्रम जो पांडे मैं बताना चाह रहा था। हाँ सर, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, आप 1 मिनट में बात कंप्लीट करना, नहीं तो क्या सर और हमारे सब लोग थोड़े से, वो क्या है कि समय की बहुत कमी है सर। 1 मिनट में बताएं आप। मेरा भी विचार जान लें आप। हाँ पर 1 मिनट में सर, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा आपसे थोड़ी सी, है ना। 1 मिनट 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ले लीजिए आप, है ना जी। बताएं। हाँ विक्रमजीत पांडे सर बताएं आप। जी देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी स्थिति है
जिसके लिए आंतरिक और बाह्य दोनों समस्या का कारण बनता है। आंतरिक समस्या मन की चंचलता और बाह्य समस्या जैसे परिवेश होना, परिवेश का भी सही होना चाहिए। यदि आपका वातावरण वायु परिवेश सही नहीं है, पारिवारिक हो गया, सामाजिक हो गया, जहाँ मेडिटेशन करते हैं वहां का जगह वातावरण यदि वो सही नहीं है तो आप मेडिटेशन में नहीं जा सकते हैं। आपको भय 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 जो बना रहता है तो भय के कारण मेडिटेशन में बाधा आती है। भय क्या है? आप आंख बंद करके मेडिटेशन की स्थिति में बने हैं, तब तक कोई बाहर से कोई बंदर आ गया, कोई घर का आ गया, कोई चिल्लाने लगा, बहुत सारे कारण है। तो ये वह कारण हो गए। आंतरिक कारण मेडिटेशन का है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग चंचल है, सही गलत विचार आते हैं, कहाँ कहाँ आपका मन भटकता है। और इन दोनों के बीच जब दोनों से आप मुक्त हो जाते हैं तब जाकर के आपका मेडिटेशन होता है। प्लस मेडिटेशन हमेशा गुरु के ही मार्गदर्शन में लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मेडिटेशन की स्थिति आगे कहीं बढ़ जाती है तो फिर पीछे आना दिक्कत की स्थिति में बन जाता है। पीछे आने की स्थिति भूल जाने के कारण आगे चल के मतलब मेंटली रूप से आदमी डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसलिए गुरु के ही मार्गदर्शन में ये मेडिटेशन करना चाहिए। धन्यवाद, आगे बढ़ जाना धन्यवाद मत, पीछे नहीं हो पाता है। धन्यवाद सर। हाँ। सर मैं लक्ष्मण जी, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। नमस्कार, अशोक बोल रहा हूँ मैं। सर मेरा ये मानना है, मेडिटेशन मैंने भी करने की कोशिश की है, करता भी हूँ, लेकिन वही है बस आधी अधूरी हुई, कभी नहीं हुई। फैक्ट ये है, फैक्ट ये है सर कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कोई एक योग्य गुरु जो मिले, जैसे मेडिटेशन में जब मैं करता हूँ तो मेरे को 20-25 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि मैं कहीं अंधेरे में चला जा रहा हूँ, अंदर ही अंदर, और कहीं डीप में जा रहा हूँ, बहुत डीप में जा रहा हूँ, और फिर एकदम घबरा के आंखें खुल जाती हैं। अब मुझे नहीं समझ आता ये क्या है। तो जब इस तरह की चीजें हम है क्या सर, जानते समय मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो एक इंटरेस्ट जो एक योग्य गुरु या जिस तरह से हम इसको, हम लोगों का ये काम होता है, जैसे आप बैठे हैं, मेडिटेशन से क्या फायदे होंगे, जब तक वो फायदे सबको पता है सर, मेडिटेशन से ये होगा, हम सब एक हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी हेल्थ से क्या असर होगा, हमारी पारिवारिक दृष्टि में किस तरह के, हमारे सोच में किस तरह का दृष्टिकोण चेंज आएगा, ये सब जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग उस तरह से उसे एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। सर मैं एक बात और बताना चाह रहा था, हेलो। हाँ बताएं सर, बताएं। मैं अभी 4-5 दिन पहले मैं अपने बच्चे और बच्चियों को मेडिटेशन करा रहा था, और वो कर नहीं रहे थे। बच्चे हैं, बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन मैं उनको डांट करके किसी तरह से प्रेरित करके उनको मेडिटेशन की स्थिति में बैठा दिया और बोला मैं यहाँ पर ध्यान लगाओ कि सूर्य की रोशनी, ओमकार या भगवान का किरण हमारे अंदर आ रहा है, और तुम शांत मुद्रा में सिद्धासन में बैठ जाओ। स्थिति ये हुआ कि वो दोनों बच्चे बैठ गए। तो एक बच्चा तो इधर उधर कर रहा था, लेकिन जो मेरी बच्ची है वो इतना एकाग्र हो गई और वो अपना सूद बूद खो बैठी। अब मुझे शंका होने लगा कि क्यों नहीं कुछ बोल रही है। ठीक है, सुन रहे हमारी आवाज? जी हमारी हेलो। तो वो इतना मेडिटेशन में हो गई कि मतलब एकदम स्थिर हो गई, एकदम जैसे स्टेचू की तरह। उसके बाद जब काफी देर होने लगा तो हम सोचे इसको जगाएं, बस उसके बाद जगाने का जब मैं प्रयास कर रहा तो वो जागी नहीं गई थी, और ऐसे जब मैं उसको हिलाया जोर से तो ऐसे लुढ़क गई और घोष टाइप की हो गई। अब मैं घबरा गया, तो उसको जल्दी जल्दी सचेत अवस्था में लाया, उसको नीचे लाया, उसका मन बहलाया है, उसका दिमाग इधर उधर किया, तो जाके वो कंट्रोल हो गई। तो ये बहुत अजीब स्थिति होती है, मेडिटेशन आसान नहीं है। आदमी आगे, बच्चे का मन कोमल होता है, वो काफी आगे बढ़ गई थी हमारी बच्ची। तो मैं उससे पूछा कि हुआ क्या तुम्हारे साथ, तो उसने में कहा कि पिताजी जब मैं बैठी थी पापा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर पूरी प्रकाश आ रहा है, पूरा नीला छा गया और मुझे होश नहीं, मतलब इस तरह की बात। तो अब बताइए ये स्थिति यदि कहीं ज्यादा बढ़ गया तो ये खतरा भी हो सकता है। इसलिए बिना गुरु के मतलब ये मेडिटेशन करना ठीक नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा विधान है। अच्छा, अभी गुड़िया है आपके? अब ऐसा एक तो चीज को देखो, अभी गुड़िया, सारे लोग व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। विक्रम ज्योति पांडे जी, यहाँ हमारे बीच में लक्ष्मण सिंह जी जो हैं
उनको हमने बुलाया है, वो जिस सब्जेक्ट पे बोलना चाह रहे हैं वो मेडिटेशन पे बताना चाह रहे हैं, और वो मेडिटेशन पे बताएंगे भी कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। अब इन्होंने केवल इतना पूछा कि वो आसान है या नहीं। अब उसके अंदर हम महाभारत और रामायण की कहानी लेकर के बैठ गए, तो फिर तो मेरे हिसाब से ये आज का कार्यक्रम शायद ये यही इसी के अंदर पूरा हो जाना है। तो बात को समझने का प्रयास करे, कोई भी व्यक्ति जो है वो उस चीज को समझे। क्या जैसे अशोक जी ने एक्सप्लेन किया या दूसरे किसी व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया, तो वो बात समझ में आती है कि लिमिटेड शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास करें। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं, जो भी आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, तो एक लिमिटेड शब्दों में उस चीज को प्रयास करें। तो यहाँ पर रामायण और महाभारत ना गढ़ी, ये चीज है। तो लक्ष्मण सिंह जी कंटिन्यू प्लीज। जो भी प्रैक्टिकली उदाहरण है उसको बिना दिए कोई भी बात पूर्ण नहीं होती। सर वो मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता दिया। अरे प्रभु जी, वो अचीवमेंट है उस बच्ची का, बहुत बढ़िया बात है, वो भगवान की बेटी है और उसके साथ में जो भी हुआ वो एक अच्छी चीज है। लेकिन आप उस बच्ची का एक्सपीरियंस बताने के बजाय आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको अगर आसान लगता है तो क्यों लगता है, अगर आपको नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता है। इस चीज को समझने का प्रयास करें कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हो जी। हाँ रतन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक्चुअल में मैंने आप सभी को अनम्यूट इसलिए करा था कि आप मुझसे इस प्रोग्राम से सबसे जुड़े, ना कि हम उस प्रोग्राम को इतना लंबा खींचे कि मेरे बाद जो लोग हैं जिनको बोलना है ना, तो वो क्या बोलेंगे, अगली बार लक्ष्मण सिंह जी को नहीं बुलाएं, इनसे मेडिटेशन नहीं कराएं, अभी तो पूरा प्रोग्राम ही खा जाते हैं बोले। तो पता पड़ा कि मैंने आपका सोचा कि अच्छा करूं, पता पड़ा मैं खुद ही यहाँ पे गायब हो जाऊंगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यू मुझे रखना है आप लोग को, तो प्लीज 30 सेकंड 1 मिनट में अपनी बात बोले। मैंने अगर पूछा कि वो क्यों नहीं करते, तो 2-3 बातों में बोल दो कि अरे ये परेशानी और बात खत्म। अगर हम उस चीज को लंबा बताएंगे, मैं जो अभी आप पहले जो बता रहे थे पांडे जी, मैं माफी चाहूंगा, आपने कुछ गलत नहीं बोला, पर क्या था कि हम क्या होते हैं ना, जज्बाती होते हैं, तो हमने वो बात को लंबी कर दी, पर आपने सही बताया, आपने कहीं गलत नहीं बताया, है ना। तो मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में बताएं, बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है कि मेडिटेशन क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमारा समय लग रहा है। रतन सर, लक्ष्मण जी नमस्कार। हाँ जी लक्ष्मण जी नमस्कार। सर आप प्लीज 1 मिनट सर। लक्ष्मण जी नमस्कार। लक्ष्मण सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप मेडिटेशन को क्लियर करें, बिल्कुल ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें पीछे आने वाले जो अपने वक्ता हैं उनको भी देखना जरूरी है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। असल में सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा रतन सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर एक्चुअल में मैं चाहता था कि मेडिटेशन में सिखाऊं, पर मैं सीखता भी हूं आप सभी से। आपको शायद पता नहीं है, शायद मैं जो बात सुन पा रहा हूं, कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि उस गुड़िया ने इतना अच्छा अनुभव किया, तो मुझे उससे भी अनुभव हो रहा है। आप सभी मेरे गुरु भी हैं, मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक कोच हो गया या गुरु हो गया, टीचर हो गया, नहीं, मैं आप लोगों से भी सीख रहा हूँ। इसलिए मैंने रतन सर से टाइम मांगा था कि 1-2 मिनट मुझे सबके चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, वो सभी लोग जो बात कर रहे हैं ना, उस बात को आप सभी ध्यान से सुनो। कहीं ना कहीं वो विषय आपका भी है और मेडिटेशन से ही जुड़ा है, और उसी को जब आप सब सुनेंगे ना, तभी मैं उस चीज को क्लियर करने में मुझे बड़ा आनंद आएगा और आप सीख पाएंगे। मैं समय कम लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मुझे अगली बार आखिरी में या मुझे चांस नहीं मिलेगा। नमस्कार, रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी बताएं, जल्दी बताएं आप। नमस्कार लक्ष्मण जी, अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी सर बताएं। हाँ सर, मेरा मानना यह है कि मेडिटेशन में हमारा प्रयास अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण करके माया युक्त ईश्वर की माया को दूर करना है। ये इसका वैज्ञानिक पहलू है। और जो पर ब्रह्म है, या जिसे हम कॉस्मोस कहते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास है। इसमें ना तो आंख हम इसलिए बंद करते हैं कि आंखों वाली इंद्रिय को कंट्रोल कर सकेंगे, चलते नहीं है, सुनने कोई चीजें नहीं सुनते, एकांत में बैठते हैं। लेकिन ये कहना, और दूसरा, इसे लोग क्यों नहीं कर पाते, मेरा अपना मानना यह है कि इसका कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता। जिन हम चिंताओं परेशानियों से ग्रस्त होते हैं, जिसके लिए हम करना चाहते हैं, उसका तुरंत कोई नतीजा नहीं आता।
इसलिए वो हमारे जो प्रयास, सब लोग ध्यान से सुने सर क्या बोल रहे हैं, सब ध्यान से सुने जी। इसलिए हम नहीं कर पाते कि हम भौतिकवादी संसार में अपनी समस्याओं का निदान तुरंत की तुरंत चाहते हैं, और अगर उसका तुरंत नहीं मिलता है कोई निदान, तो हमारे प्रयासों में शिथिलता आ जाती है। मैं पशु चिकित्सा विज्ञान से डॉक्टर हूं और बहुत अच्छी बात, जज हूं दिल्ली गवर्नमेंट में। चलो धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ज्यादा शुक्रिया भी सर, गलत होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिटेशन लोग क्यों नहीं करते हैं। सब सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? एक बार हाँ करें। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक 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 ठीक। हम मेडिटेशन इसलिए नहीं करते हैं कि सबसे जो पहला पॉइंट है इसका, हम बड़े बोर हो जाते हैं, बड़ा बोरिंग काम है ये। ऐसा काम है मेडिटेशन करना, बोले क्या घोचू की तरह ऐसे बैठ जाना, ना आंख बंद कर लेना, ना यहाँ ध्यान लगाना, मतलब कुछ तो भी है। ये कैसे लोग हैं, ये कौन सी चीज है जो व्यक्ति मेडिटेशन ही करता है? बोले इसमें होता क्या है? सबका अनुभव अलग अलग होता है। तो लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो बड़ा बोरिंग काम है, एक दिन करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। समय के साथ कोई अगर सीखता भी है तो 1 बार करेगा, फिर 1 हफ्ते करेगा, फिर उसका अगर काम हो गया तो उसने छोड़ दिया। और मेडिटेशन जो भी लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी कारण के साथ में वो लोग करते हैं। तो मेडिटेशन आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, है ना, आज मैं आपको मेडिटेशन का इतना सरल तरीका बताऊंगा, पर ये हमारी पहली स्टेप है। इसको आप ये मत सोच लेना कि यार ये प्रॉपरली पूरा मेडिटेशन हो गया है। तो आप लोग सभी लोग करना चाहते हैं क्या? अगर करना चाहते हैं तो हाँ करें, और बिल्कुल सीरियसली जो करना चाहते हैं वो हाँ करें। जी जी क्योंकि सर करें। हाँ, मैं आपसे 2 से 3 मिनट का ही कराऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं कराऊंगा। हो सकता है 4-5 मिनट भी हो, पर ज्यादा नहीं करूंगा। तो आप सभी को पता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ग्रुप में मेडिटेशन में सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। तो अब हम पहले मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप एक अपने आसन में बैठ जाएं सब लोग। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप हाँ कर सकते हैं। जी हाँ। हाँ, सब एक आलकी पालकी मान के आसन में जाए। अब इस टाइप से, ये जो मेरे हाथ रखे हैं इस टाइप से आपको बैठना है और हाथ को ऐसे रखना है। आप मुझे दिख नहीं रहे स्क्रीन में। मैं दिख नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन में आप नहीं दिख रहे हैं और लोग दिख रहे हैं मुझे। हाँ ये हाँ देखिए, अच्छा नहीं तो मैं, आप मेरे मेन मेनू में आइए, आप थोड़ा सा उसको मूव कीजिए। सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? हेलो जी हाँ बिल्कुल। यस सर देख पा रहे हैं सर। चलिए सर कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करें। हाँ ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जो मुद्रा है, आप ही दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा। ठीक, ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा में सब लोग बैठ जाएं। जो पीछे दिख रही है आपको, इस मुद्रा में बैठ जाएं। मुद्रा बोलते हैं ना सर। हाँ, अभी आप आंख खोल के रखें, कान को भी खोल के रखें, मेरी बातों को सुनते रहें। पहले आपको सुनना है, उसके बाद ये सब करना है। अब आप इस मुद्रा में बैठ के नॉर्मल थोड़ा सा शांत हो जाएं। अपनी गहरी सांस लें, आंख खोल के रखना है, आंखें बंद नहीं करना है। थोड़ी सी गहरी सांस लें 5 बार। सांस ले सकते हैं थोड़ा सा जोर से भी, मुझे आवाज आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी आवाज अभी आपके पास तक पहुंचेगी। आप गहरी सांस लें। सांस 4-5 लेने के बाद अब आपको आंखें बंद करनी है सभी को। सब लोग आंखें बंद करें। अब आंखें बंद करने के बाद आपको फिर नॉर्मल सांसें लेनी है 10 बार। सब लोग गहरी सांसें लें। एकदम शांत चित्त हो जाएं। आंखों को बंद रखना है। आज हम जहां पे हमारे हाथ रखे हैं, आपने जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी कि उसमें वो हाथ जहां दोनों रखे हैं, हम मूलाधार चक्र से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं इस मेडिटेशन को आसान बनाना चाहता हूं। उसका एक रीजन है कि इसको अगर आपने समझ लिया तो आपका मेडिटेशन इतनी आसानी से होगा, आप ध्यान इतनी आसानी से लगा पाएंगे। तो आपने जहां पे हाथ रखा है, हम उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, नाभि से नीचे वाले हिस्से को। हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने दोनों हाथों पे हल्का सा प्रेशर दें और वहां पे ध्यान लगाएं। सब लोग
दोनों हाथों पे प्रेशर दें, वहां पे अपना ध्यान लगाएं। अब आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने मन में सोचना है कि आपके अंदर एक क्रोध भरा पड़ा है। उस क्रोध को आपको हटाना है या उसको नियंत्रण करना है। तो सबसे पहले सभी लोग क्रोध को नियंत्रण करें। हमारे मूलाधार चक्र से हम क्रोध को नियंत्रण करेंगे। उसके बाद हमारे अंदर जो लालच पैदा होता है, जो मतलब पैदा होता है, हमें अब दूसरा उसको कंट्रोल करना है, उसे खत्म करना है। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप अपने मन में विचार लाएं कि हमें अपनी इच्छाओं पे, वासनाओं पे कंट्रोल करना है या उसे हमें खत्म करना है। उसके बाद हमको किसी को परेशान नहीं करना है, हमें अपने आसपास के लोगों को खुश रखना है। हमें ये सोचना है अभी। अब आप एकदम शांति अवस्था में जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, उस पॉइंट को याद करें कि हमें क्रोध नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है, हमें मतलब नहीं रखना है, हमें अपनी इच्छाओं पे, वासनाओं पे कंट्रोल करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, सबको खुश रखना है। और एकदम शांत अवस्था में हमें बस सांसों की आवाज सुनते हुए हमें इस चीज पे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। और जैसे ही हम इस चीज पे नियंत्रण करने लगेंगे, जैसे ही हम इस पे नियंत्रण करने लगेंगे, तो हमारे अंदर के विचार धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। हाँ, आप लोग बिल्कुल शांति से जो मैंने आपको बताया है, अब आप अपने मन में मनन करो कि आपको क्रोध आता है, आपके अंदर एक लालच भरा पड़ा है, आपके अंदर एक मतलब भरा पड़ा है, आपके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, परेशानियां हैं। अब आपको इनको शांत करना है। इनको याद करो आप कि आप ऐसे हैं, तो आप इनको शांत करो, अपने अंदर इसको देखो और मूलाधार चक्र से इसको शांत करो। अब हम 30 सेकंड के बाद सब अपनी आंख खोलेंगे। तो आंख खोलेंगे तो दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। उसके बाद हाथों की रेखाएं देखते देखते हम धीरे 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 आंखें खोलेंगे। कोई भी मोबाइल पे ना देखें, किसी चीज को ना देखें। आंखों पे हाथ रख के धीरे 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 उन रेखाओं को देखते हुए, मुस्कुराते हुए हाथ को नीचे करें। हाँ, सभी लोग कर लें। जो लोग ज्यादा ध्यान में चले गए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि कृपया बाहर आए। हाँ, हाथों की रेखा देखते हुए। अब मैं केवल आपको 20 सेकंड 30 सेकंड दूंगा, उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी जो क्लास है बहुत लंबी चली जाती है। रतन सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे अच्छा समय देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं एक एक करके पूछूंगा, है ना। तो कृपया बताएं। प्रीति शुक्ला मैम, कैसा लगा आपको? हाँ सर, मेरे इष्ट देव भैरू जी हैं। जब भी मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे उन्हीं की मतलब दिखाई देता है। नहीं, तो आपने क्रोध को नहीं देखा? आपके अंदर क्रोध भरा पड़ा है, लालच भरा पड़ा है, उसको नहीं देखा जो मैंने बताया? मेरी आइज, मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब भी मैं आइज करती हूँ और इस तरह से बैठती हूँ तो मेरे को सबसे पहले कोडम जैसे भैरू जी दिखते हैं। ठीक है, पर आज जैसे मैंने बताया, कोशिश करना कि आपको अपना क्रोध दिखे, है ना, आपकी अपनी इच्छाएं दिखे, तो आप उन्हें नियंत्रण करना है ना। इसी के साथ चलूंगा मैं। सुशील खन्ना जी, सर बताएं आप थोड़ा सा। सर, तो मैं रोज रूटीन में करता ही हूँ, तो इसलिए ये जो मेरी थर्ड आई है वो ज्यादा वाइब्रेट होने लगी ध्यान लगाने के बाद। चक्र से ऊपर सीधा कनेक्ट। ओके, थैंक यू। प्रिंस एस्ट्रो सर, प्लीज कुछ आप बताएं अगर आपने किया है थोड़ा सा। नहीं सर, मैं अभी थोड़ा सा दूसरी चीज में हूँ, सुन रहा हूँ मैं और देख रहा हूँ सर। ठीक। रूना संधीर मैम आप बताएं। जी, जब मैंने कंसंट्रेट किया तो इनिशियली बड़ा मुश्किल हो रहा था, बट फिर अपने को एकाग्रित करके कंसंट्रेट किया और यहाँ फोकस किया मैंने, यहाँ से नीचे से पुल करके यहाँ। तो मैंने जो बताया क्रोध नहीं करना है, ये आपने करा कि नहीं करा?
कि आप अपने हिसाब से जो मेडिटेशन करते हैं आपने वही करा? इस समय मेंटल स्टेट थोड़ा न्यूट्रल है, तो क्रोध के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। अच्छा, क्रोध के अलावा लालच बताया था मैंने, इच्छाएं बताई थी, मतलब बताया था, कुछ परेशानियां बताई थी। इस टाइम बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट है। शायद अकेले बैठूं तो हो सकता है। सर मैं बताऊं, बीच में बोल रही हूँ मैं, बट जब हम ये सेमिनार करते हैं और जो आपने पॉइंट्स बताए वो बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आते, तो नहीं आ पाए। नहीं आया, मेरे सर आया। मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं मैं क्या सर? जी करें। पहले तो जैसे आपने बताया वैसे लंबे गहरे सांस भरे मैंने, और 5 टाइम ओपन करके किया, फिर 10 टाइम क्लोज करके किया। जैसे क्लोज किया तो सबसे पहले तो ध्यान लगा रही, तो एकदम से जो जैसे शंकर भोले भंडारी अपना वैसे लेके बैठते हैं ना समाधि में, पहले वो आए। उसके बाद फिर मेरे 2 सींगों वाला, जो आपने क्रोध की बात करी ना, तो ऐसे 2 मतलब कि जैसे सींग वाले होती है ना, वो मुझे आकृति सी नजर आई अपने अंदर। और फिर उसके बाद मैंने अपने अंदर एक शांति अनुभव महसूस करा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा मतलब कि जब मैंने ये भी अपनी इच्छाओं को काबू करना, जो आपने पॉइंट बोले उन सबको मैंने किया। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि तो लगता है ध्यान, मैं डेली योगा करती हूँ, मेडिटेशन करते हैं हम लोग, ध्यान भी करते हैं बाद में 15 मिनट तक। पहले योगा करते हैं, उससे 15 मिनट का ध्यान करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा और कोई बताना चाहेगा? यस सर। हर्षदा जी बताएं। हाँ जी बताएं। सर इफ यू कैन सी मी, मेरा ना मेडिटेशन के बाद ऐसे कंपन आगे पीछे चालू हो जाता है। मुझे उसका रीजन नहीं मालूम, बट ये हमेशा होता है मेरे। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। हाँ सर, सुनाई दिया आपको? हाँ दिया। क्या बोल रहे हैं आप, मुझसे फिर से बताएं। सर उनकी बॉडी शेक करते हैं, आई थिंक सर। अपनी बॉडी ना आगे पीछे शेक करके आफ्टर मेडिटेशन, ये क्या रहता है? मेरे साथ भी ऐसा होता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। यस। एक मिनट, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप तीनों में से कोई एक जना स्पष्ट आवाज में बोले, क्या होता है? गीता जी आप बताओ क्या होता है? सर जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो बॉडी आगे पीछे शेक होती है, आंखें बंद करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी आगे पीछे जैसे अपने आप ही ना झूलना शुरू हो जाती है। हाँ यस, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आपको शायद याद होगा, हमारे चक्र होते हैं, चक्र होते हैं, है ना? तो क्या होता है कि जब वो चक्र जागृत होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम स्ट्रेट होने लगती है। जैसे हम ऐसे झुके हुए रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी एकदम स्ट्रेट होने लगती है, एकदम स्ट्रेट होती है। हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती है। ये मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब हम बोले कि अगर किसी को मेडिटेशन हम करा रहे हैं और हमें उसको पता करना है कि इसका मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं, तो वो कमर झुकी हुई होगी ना, तो कड़क हो जाएगा, एकदम बॉडी सीधी होकर एकदम स्थिर मुद्रा में एकदम सीधा बैठ जाएगा। और फिर बाहर आने का मन नहीं करता, फिर उस पोजीशन से बाहर आने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। सर आपने जो अभी करवाया ना, उसमें अभी भी मेरा कंपन सबसे ज्यादा था आज का। अच्छा ओके ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट और कोई बताना चाहेगा? जल्दी बताएं, समय हो रहा है। सर नींद अच्छी आती है। क्या बात बोली, नींद अच्छी आती है, वाह बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट कोई और? हाँ मैं बताना चाहती हूँ कि जी मैम, मेडिटेशन जैसे आपने करवाया अभी, और करा सही मैंने, लेकिन मेरा मेडिटेशन का अनुभव ये है कि जब से मुझे आंखों से दिखना बंद हुआ है, तब से मैं ऑलरेडी इस चीज में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे आंखें तो बंद करना ही नहीं पड़ती है, ऑलरेडी बंद है, तो बाहर की दुनिया तो दिखती नहीं है। ठीक है। और चीज जब मैं मौन व्रत रखती हूँ, तो सबसे बड़ा कंट्रोल मेरा वाणी का रहता है। मौन व्रत में मेरे को बोलना नहीं, तो मेरा सब अभी तक जितने सालों से मैं ये कर रही हूँ, रोज सुबह शाम मेरा ध्यान करने का समय रहता है। तो अभी जो आपने करवाया उसमें मुझे ना गुस्सा आया, ना मेरा मन बेचैन हुआ, और ना ही मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई, क्योंकि मेरा मन इतने सालों से इतना शांत हो चुका है कि किसी चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। ये मेरा अनुभव हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट कोई बोलना चाहता है? हाँ सर जी, जी सर बताएं।
मैंने 2 दिन मेडिटेशन किया भी है, लोगों से भी करना है, मगर मैं एक मर्यादा का ख्याल रखें, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा आदमी कम से कम वो थोड़ा सा रखे। आईफोन सर आपका नाम क्या है, पहले अपना इंट्रो दीजिए प्लीज। दीपक जाधव। हाँ सर, दीपक जाधव दुनिया मारा। दीपक जी, हाँ बोले दीपक जी। जी दीपक जी बोलिए। जब आदमी मूलाधार चक्र से मेडिटेशन करने को शुरुआत करता है, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, जैसे जैसे ऊपर जाता है, तब जब आज्ञा चक्र की तरफ लौट आता है आदमी, तो उसको गुरु की जरूरत पड़ती है। वो कितना भी मेडिटेशन कर ले, जहां तक उसको गुरु का आशीर्वाद नहीं है। आज्ञा चक्र के मैंने ऐसे सुना है, लिखा पढ़ा भी है कि वो स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे। सर जादव साहब प्लीज, ऐसा है यहाँ पर केवल और केवल आपका एक्सपीरियंस पूछा गया है आपसे। आज का जो मेडिटेशन किया, आज का जो मेडिटेशन, सर बात सुनिए प्लीज। एक तो सारे लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करो। किसका क्या इतना डिस्टरबेंस क्या हो रहा है? दिस इज रॉन्ग। सर एक बात को समझने का प्रयास करें पहले तो मेरी बात को आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो लक्ष्मण जी का अपना अपना काम करने का तरीका है, अगर मुझे तरीका समझ में नहीं आता है। मतलब लोग बात को समझते नहीं है। लोगों से पूछो, लोग क्या है कि वो लक्ष्मण जी को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, मतलब लक्ष्मण जी के गुरु बन जाते हैं। सारे के सारे लक्ष्मण जी गुरु बनना चाहते हैं मेडिटेशन के खुद, और सारे लोग कहते हैं, एक कहता है कि लक्ष्मण जी आप ऐसे करो, आपको इससे सफलता मिलेगी। फिर रतनलाल आता है, रतनलाल बताता है लक्ष्मण जी आप ऐसा करो, इससे आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। फिर एक तीसरा बंदा आता है, वो कहता है जी नहीं आप तो सातों चक्कर क्रॉस कर जाओगे, आप ऐसा करो। मतलब आप लोगों को ज्ञान है भाई साहब, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं। यहाँ पर ज्ञान जो है वो पहले नाम लिखवाओ, बताओ कि मैं इस ज्ञान को जानता हूँ और मैं ये सातों चक्रों में पहुंचाता हूँ आपको। या फिर बाद में जो लक्ष्मण सिंह जी जो बता रहे हैं उनको सुन लो, कि वो जो बता रहे हैं, जिन लोगों को जरूरत है लक्ष्मण सिंह जी के ज्ञान की, वो उनसे ले लो। हमने लक्ष्मण सिंह जी को इनवाइट किया है, योगा के टीचर है, वो हमारे को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, वो जो बता रहे हैं उनसे सीख लो। और वो जो आपसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो बताइए कि हमने जी ये एक्सपीरियंस किया, हमारे को टमाटर दिखे, हमारे को सेव दिखी, या हमारे को चांद तारे दिखे, या हमारे को कुछ नहीं दिखा। जैसे जिसको जो व्यक्ति का जैसा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस बताए। यहाँ ज्ञान मत दो। ज्ञान अगर देना है तो उसके लिए तो मैंने पहले बोला है कि आप अपना नाम लिखाओ। देखो मैं लेकर के बैठा हूँ, ये ज्ञान देने वालों की ये लेकर के बैठा हूँ कि कौन कौन आदमी ज्ञान देने वाले हैं, उन लोगों के नाम लिख करके बैठा हूँ। तो भाई साहब पहले कहा लंदन गए थे क्या? पहले कहा थे कि हम ज्ञान देने वाले। मतलब बात को समझने की कोशिश करो, एक मर्यादा में रहो, एक सीमा में रहो। मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठी हूँ रतन। बस मेरा क्रोध कैसे दूर हो सकता है, बस ये मेडिटेशन मुझे बता दो। मेरे में एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्रोधी हूँ। ऐसा है आंटी जी, वो कार्यक्रम तो लक्ष्मण सिंह जी का है, वो बताएंगे। मैं तो ये मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं काफी देर से चुप बैठा था, इसलिए बैठा था कि मैं देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे क्या। इन्होंने बेचारे ने समय दे दिया, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है जी आप अपनी बात बोलो, लेकिन बात लोग कहीं से कहीं लेकर के जा रहे हैं। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि आप लोग समझ पा रहे। आंटी जी आप मुझे बोलोगे कि बेटा तेरे को ये बता तू कि भाई ये नोएडा किधर है, तो मैं नोएडा का रास्ता जानता हूँ, तो मैं बता दूंगा कि नोएडा का रास्ता इधर से है। अब मैं बम्बई का बताऊं, और या मैं कुछ बात ही कहीं लेके जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बातें कर रहे हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का मकसद क्या है कि आप लोगों को रियल में अगर कोई ज्ञान है तो बताइए, लिखवाइए कि जी मैं इस विषय का विशेषज्ञ हूं, मैं इस विषय के ऊपर जनता को कुछ बताना चाहता हूं। तो हम आपका स्वागत करते हैं, हम तो बैठे हैं कि आप बोलिए, लेकिन जब वो आपसे पूछ कुछ रहे हैं, आप बता कुछ हो रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। मतलब वो जितना पूछ रहे हैं आपसे उतना बोलिए, कि जैसे अभी जैसे अच्छा लगा गीता जी ने बताया या दूसरों ने बताया कि जी हमने ये एक्सपीरियंस किया कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे वाइब्रेशन हुआ, ऐसे हमें फील हुआ, अच्छा लगा कि ठीक है। अगर आप मेडिटेशन में जाते हो तो आपका किस वजह से क्या एक्टिविटी हो रही है, वो इस वजह से हो रही है। यहाँ पर ये सुनकर के मुझे भी अच्छा लगा कि रियल में यार इनकी जो मेहनत है वो सफल हुई, ये बेचारे जो मेहनत कर रहे थे वो मेहनत सफल हुई।
लेकिन कोई व्यक्ति उनको ज्ञान देना शुरू करते जी गुरु के बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, वो हम भी जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान होता तो लाइब्रेरी में बैठे हुए व्यक्ति सारे के सारे जो विद्वान होते, लाइब्रेरियन जो है पहले विद्वान इस दुनिया के, वो लाइब्रेरियन होते। हमें भी पता है कि किताबों से सुन करके कभी कोई आदमी विद्वान नहीं बनता, गुरु की जरूरत होती है। इसलिए आप सब लोगों को हम गुरु बनाना चाह रहे हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं वो बताइए, और जिस व्यक्ति को जो जरूरत पड़ेगी वो व्यक्ति उस विषय के व्यक्ति को अपना गुरु बना लेगा। हमने तो हम लोग वापस लक्ष्मण जी के पास चलते हैं हम लोग। जी आंटी जी मैं थोड़ा सा सर की बात बोलूंगा। सर बहुत अच्छी बात बताते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार अगर आपको मेरी ध्यान की क्लास में इंटरेस्ट है, मुझे सुनना है, तो प्लीज प्लीज रतन सर के कहना माने, उस समय का ध्यान रखें, क्योंकि सर ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मुझे आप लोगों से जोड़ा है और आप लोग मुझसे जुड़े हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग के कारण मैं सर से दूर हो जाऊं, सर मेरे से नाराज हो जाए। तो प्लीज आप थोड़ा मेरा ख्याल रखें और कम शब्दों में बोलें। सर माफी चाहूंगा मैं सभी की तरफ से आपको। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। क्योंकि एक्चुअली मेरी गलती है, मेरी गलतियां हैं जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने अनम्यूट किया, पर सर गलती मेरी, इसलिए मैं उसको मानूंगा। सर आपके लक्ष्मण जी आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक इन लोगों को फ्री के अंदर एक मतलब वो मिल गया, क्या कह सकते हैं इनको, एक वर्कशॉप मिल गई, मेडिटेशन की फ्री वर्कशॉप मिल गई। मतलब रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितने विषयों की वर्कशॉप फ्री में मिल गई, लेकिन कम से कम उसकी कदर करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी तो कोई गलती है नहीं। आपने तो सर सबको खाने के ऊपर बुलाया कि आओ हमारे घर में खाने का कार्यक्रम में आओ। अब लोग आपकी रसोई में घुस करके आपके बर्तन ही तोड़ना शुरू करते हैं, तो आप भी क्या करोगे? पंगा ये। चलो सर कंटिन्यू प्लीज। जी सर बिल्कुल। मैं अभी इस चीज को विराम दूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा सिस्टम हमारा थोड़ा बिगड़ गया है, समय ज्यादा हो गया है, तो मैं माफी चाहूंगा सभी से। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार अगर मैं क्लास लूं तो मैं चाहूंगा आप सबसे, अगर आपको सबको मुझसे बात करनी है तो मुश्किल से 30-30 सेकंड में बात करें, नहीं तो मैं वही जैसे सब लोग समझाते हैं, आप मुझे सुनो और करो और अपना अनुभव लो। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, श्रोता भी जुड़े, इसलिए मैं अनम्यूट कराता हूं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 शब्द बोल के मैं अपना पूरा इसको समाप्त करना चाहूंगा। अच्छा में मेडिटेशन। जी सर बोले। जी सर आप कंटिन्यू करें। जी एक्चुअल में क्या होता है ना, मेडिटेशन ध्यान एक ऐसी चीज है, ये व्यक्ति एक उम्र के बाद करता है, एक परेशानी के बाद करता है, या उसके पास बहुत पैसा आ जाता है तब वो शांति की तलाश में आता है। इसी प्रकार आप में से कुछ लोग हैं जो उसको पार कर गए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं कोई चीज बताता हूं तो बताने के साथ क्या होता है कि लोग उसको समझ लेते हैं पर वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। तो हम इस क्लास को, मैं रतन सर को कहूंगा कि एक सेशन अलग से लिया जाए। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारी ये फ्री क्लासेस है, तो इसमें क्या होता है ना, हम पैसे की बात नहीं करते, हम किसी चीज की बात नहीं करते हैं, हम उसका सम्मान नहीं कर पाते, वैसा हम उसकी हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबसे चाहूंगा कि अगर हमें कोई चीज अगर फ्री में प्राप्त हो रही है, अच्छी चीज प्राप्त हो रही है, तो कृपया उसकी वैल्यू रखें, समय की वैल्यू रखें, है ना। और इसी साथ मैं आज का अपना सेशन समाप्त करता हूं। रतन सर आपको और सभी को धन्यवाद। आप नाराज ना हो सब लोग, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हो। आपका भी धन्यवाद। जय हो लक्ष्मण जी की जय हो। जय हो। जय। देखो लक्ष्मण जी एक बहुत अच्छी चीज की जानकार है, मेडिटेशन। जीवन में शांति के लिए मेडिटेशन का अपना एक महत्व है, और ये फ्री में आकर के हमारी सेवा कर रहे हैं। पिछले 3 सेशन से लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए और अपना समय देते हैं, आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि ये बिना पैसे के आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आज हर कोई व्यक्ति जो है वो पैसे के पीछे, अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई व्यक्ति छोटी सेमिनार करते हैं, पहले पैसे जमा करवाते हैं, बाद के अंदर वो उसके अंदर आप लोगों को एंट्री देते हैं। यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कितने विद्वानों को, दुनिया का एक नियम है कि फ्री का सामान किसी को हजम नहीं होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ जितने विद्वान बोलते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हैं,
वो सब लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, वो आपसे कोई एक नया पैसा चार्ज नहीं ले रहे। तो ऐसी स्थिति में तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को विचार सुनने चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान मिलेगा। हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब कुछ सीख रहे हैं। हो सकता है कि मैं किसी एक सब्जेक्ट के अंदर मुझे लगता हो कि मैं उसके अंदर ठीक हूँ, लेकिन बाकी तो मैं सारी दुनिया के ज्ञान से वाकिफ नहीं हूँ, तो मुझे दूसरी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है। अभी जैसे शुरू में डोजिंग पे आंटी जी ने बोला, अब मुझे रियल में आज तक उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि यार ये रोड से लेकर के क्या घुमाते रहते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया था। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि यार वो तो बहुत काम की चीज है। रियल में अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को ऐसे बताती है तो कितनी अच्छी चीज है। जैसे ये ध्यान अपने आप के अंदर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो महत्वपूर्ण है आदमी को सुख शांति वाला जीवन। मतलब अंत में, मतलब कि जैसे आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए, अच्छा लगा। मैं भी अभी क्योंकि सब्जेक्ट उसी पे चल रहा है तो मैं भी 2 मिनट उसी पे लूंगा और उसी पे बोलना चाहूंगा। मैं परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी का शिष्य हूँ, जैसा कि पूर्व में मैंने आप लोगों को अपना परिचय दिया, और मैंने गुरुजी से इस सब्जेक्ट के ऊपर आगे बढ़ा, मैंने भी सीखा। मुझे लगता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो शायद वो ध्यान। यानी अगर आप देखो क्या है कि ठीक है हम भौतिक जीवन में हैं, हमें मतलब खाने के लिए भोजन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, बाकी के साधन भी चाहिए, इसलिए हमें पैसे के पीछे थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। लेकिन जब भी कभी अगर आपका ध्यान में मन लगता है, आप चाहे 10 मिनट के लिए ध्यान लगाओ, आपने अगर वो मंजिल पा ली और आप वहां पहुंच गए तो इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है उसके अंदर, यानी उसके बाद में कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। और मैं काफी वर्षों से इस चीज पे जुड़ा हुआ हूँ और काफी चीजें मैंने की हैं, बहुत सी चीजें हैं, और ये एक बहुत विस्तृत अध्ययन है, विस्तृत ज्ञान है। ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा विषय है, और उस विषय के ऊपर हमारे साथ में एक मतलब जिसके स्पेशलिस्ट है लक्ष्मण जी, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक अगले शनिवार को आप सब लोग, इतने लोग हैं, बाकी के हम लोग प्रचार करेंगे नेक्स्ट शनिवार तक। नेक्स्ट शनिवार को हम लक्ष्मण जी की एक वर्कशॉप रख रहे हैं, और ये वर्कशॉप पेड होगी, फ्री नहीं होगी, ये पेड होगी। और उसके अंदर हम क्या फीस रखेंगे वो हम बाद में बताएंगे, बाद में डिसाइड करके बताएंगे, लेकिन जो भी रहेगी वो पेड रहेगी। क्योंकि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि इस दुनिया के अंदर महंगी जो चीज होती है उसकी वैल्यू होती है, और फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। ये दुनिया का सत्य है, कटु सत्य है। अगर आप किसी को फ्री में खाने पे बुलाएंगे तो वो वहां नखरे दिखाएगा, और होटल में जाकर के चाहे बकवास खाना मिल रहा है लेकिन वो वहां पर खाना पसंद करेगा। ये दुनिया का सिस्टम है। तो ये जो हमारा शनिवार का कार्यक्रम रहेगा, शनिवार को 11 बजे से हम लक्ष्मण सिंह जी की वर्कशॉप रखेंगे ध्यान के ऊपर। ये आपको जितना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने देर आपको बताना चाहें, केवल और केवल इनका वर्कशॉप रहेगा और हम इनको ही सुनेंगे। लेकिन ये फ्री नहीं होगा, ये पेड रखेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ रतन, पूछूं? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ रतन, कि जैसे मेडिटेशन में ये नीचे बैठ के या पालती मारनी होती है, तो मेरे तो नी रिप्लेसमेंट हो रखे हैं, तो मैं कुर्सी पे बैठ के इस प्रक्रिया को वो ये बताएंगे, लक्ष्मण सिंह जी बताएंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं, केवल ये यहाँ पे इसकी आवश्यकता है दिमाग की बस। हाँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती बेटा। अरे आप लेट के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बस ठीक है, मेरा यही एक क्वेश्चन था। जी जी। अब और किसी का लक्ष्मण जी से कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है,
किसी का कोई भी सवाल है, मैं और 10 मिनट दे रहा हूँ लक्ष्मण जी को, और आप किसी का भी कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। बोलिए, आप सब लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, किसी का भी कोई विचार है, कुछ भी है, वो कर सकता है। मेरा सवाल है एक। बोलिए जी। लक्ष्मण जी, आज का भी मुझे आपका सेशन बहुत बढ़िया लगा। हमेशा मैं कुछ ना कुछ आपके सेशन से लेके जाती हूँ, बट मुझे इस टाइम ये पूछना है कि जब हम ध्यान करते तो यहाँ दर्द बहुत होता है बीच में। अगर मैं बहुत कोशिश करके मेडिटेशन भी करूं और मतलब इफ आई अप्लाई ऑल द प्रिंसिपल्स दैट यू आर टॉकिंग फॉर meditation, yet it hurts here, it pains here very much, and that breaks the rhythm of meditation. जी जी, शायद आपको पता नहीं है, हमारे 7 चक्र होते हैं, तो हम सबसे पहले मूलाधार पे जाते हैं, है ना, उसके बाद अप करते हुए ये आज्ञा चक्र होता है ना। ये आज्ञा चक्र पे ही हमारा मेन समय, मतलब जो नॉर्मल जितने भी मेडिटेशन करते हैं वो 99% यहाँ तक आ पाते हैं। और इसके ऊपर भी एक चक्र है सहस्त्रार, और वहां अगर आप पहुंच गए तो आप इतने शांत, इतने प्यारे हो जाएंगे, इतने प्यारे हो जाएंगे कि अगर मैंने कहा कि मैम आपको 1 सेकंड में जवाब देना, तो आप उसको 1 सेकंड के आधे हिस्से में बोल देंगे। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए, तो सर ने कहा कि आप केवल 1 मिनट बोलेंगे, तो आप 1 मिनट में ही बात खत्म करेंगे। तो अगर आप यहां तक जा रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आप आज्ञा चक्र पे आ गए हैं, है ना। पर अभी हम नहीं कह सकते आज्ञा चक्र पे आए। सर ने बोला हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप बिंदास उस क्लास को अटेंड करें। ये मत देखना कि थोड़ा हमें पे करना पड़ रहा है, पर ये देखना कि वो, हाँ नहीं, मैं आपको नहीं, सभी को संदेश दे रहा हूं कि आप ये देखना कि आपको उसका फायदा कितना गुना हो रहा है। रतन सर ने बोला कि ध्यान से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। तो वास्तव में जब हमारा समय आएगा, हम आखिरी में उसी पड़ाव पे जाएंगे जब हमें शांत और ध्यान की तरफ जाना है। यस, और कोई आप कुछ पूछना है बोल सकते हैं, या और कोई पूछना चाहे तो। सर नमस्कार जी। जी जी सर नमस्कार। सर टाइम नहीं थोड़ा सा हो सकता 12 से ऑनवर्ड? सर हम नेक्स्ट शनिवार को एक क्लास रख रहे हैं जिसमें पे है, आप 12 से, आप बोले तो रात के 12 बजे तक मैं आपको अकेले को सिखाऊंगा। एक मिनट लक्ष्मण जी, टाइम 12 बजे के बाद नहीं हो सकता? 12 बजे से ऑनवर्ड आपने कहा जाना 12 बजे? नहीं जाना नहीं, थोड़ा टाइम काम होता है 11 बजे तक। सर एक बात बताओ अशोक जी, घर वालों ने आपको घर में रिटायर कर दिया, आपको फ्री कर दिया, अब आप नहीं कर दिया, अभी मैं ऑफिस जाता हूँ सर। अभी भी ये तो गलत बात है सर, ये गलत चीज है। ये गलत चीज है ना सर। 12 बजे के बाद कर लीजिए ऑनवर्ड अगर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, 12 बजे के बाद रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। रतन सर मैं इसमें एक सजेशन दूंगा, जिस व्यक्ति को पर्सनल भी अगर कुछ सीखना है तो वो रतन सर से बात करे, उसका एक पे करे, और वो पर्सनली आप बोलेंगे रात के 12 बजे मैं आपको सिखाऊंगा। यस यस यस, जब आपके पास समय होगा। ठीक है सर। वो भी हम रखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर पर्सनली भी, मतलब हमारा ये जो है कार्यक्रम, इसका मकसद क्या है, हम लोग जैसे इनका रखा, मतलब कि वहां पर हमारी जो वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा जाएगा और वो मेडिटेशन सीखना चाहता है, मेडिटेशन के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी का फॉर्म भरा, तो हम लक्ष्मण जी को बताएंगे कि ये व्यक्ति मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, आप उसको सिखाइए, आप अपनी फीस बताइए और उस आदमी को सिखाइए। यही हमारा मकसद है। कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी हस्तरेखा सीखना चाहता है, वो मेरे से सीखना चाहता है, तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरा ये बैच शुरू हो रहा है, ये मेरी फीस है, आप मुझसे सीखिए। यही हमारा कार्यक्रम है। तो जो भी व्यक्ति जो चीज सिखाना चाहता है या जो सीखना चाहता है, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके और सीख सकता है और सिखा सकता है। यही इस कार्य हमारा जो ये मकसद है, वो मकसद ये है कि सब लोगों को यहाँ से काम मिले। सब लोग हमारे एक ऐसी कंपनी कि इस कंपनी में सब लोगों को काम मिले और सबका, मतलब कि बात, दोनों चीजें, हमारे दोनों जो मकसद है वो पूरे हो। यही हमारा कार्यक्रम। तो ठीक है जी, लक्ष्मण जी का कार्यक्रम अब आगे मैं बढ़ते हुए, और मैं आगे बढ़ूं तो मैं दूसरे किसी व्यक्ति का नाम लूं, उससे पहले मेरे दिल में आ रहा है कि मैं ही आज थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि मैं किन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथों की प्रेडिक्शन करूंगा, और काफी लंबे टाइम हो गया,
काफी लंबा टाइम हो गया, तो एक व्यक्ति के हाथ का प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को करके बताना चाहूंगा। और एक चीज और भी, हस्तरेखा विज्ञान का मैं विद्यार्थी हूं, हस्तरेखा विज्ञान पिछले 32 सालों से सीख रहा हूं, और जिस तरीके से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, तो इसमें आज तक मुझे कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो इसका श्रेय सबसे पहले अगर किसी को जाता है तो वो तो जाता है मेरे गुरु को, क्योंकि मुझे ऐसा, ये बात सही है कि इस दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, वो व्यक्ति दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली है। जरूरी नहीं कि गुरु आपके सामने हो, गुरु आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। एकलव्य ने गुरु बनाया और उनसे ही वो अर्जुन से ज्यादा, मतलब कि बहुत अच्छे, उनसे अच्छे धनुर्धर थे, अर्जुन से भी बड़े। तो गुरु का तो अपने आप में महत्व है। हमारे गुरु ने हमें 2 चीजें दी, तो उन दोनों चीजों का विशेष महत्व है। एक उनका आशीर्वाद, दूसरा मां पंचांगुली साधना। और मां पंचांगुली साधना, जो भी व्यक्ति ज्योतिष से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ज्योतिष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए मां पंचांगुली का अपने आप के अंदर विशेष महत्व है। मां पंचांगुली वो साधना है जो आपकी जुबान पर सरस्वती को विराजती है, और आप कभी भी कोई गलत भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने मां पंचांगुली साधना संपन्न करी, 100% उस व्यक्ति को जीवन के अंदर, मतलब उस एस्ट्रोलॉजर को कभी भी कोई गलत है, मतलब कि उसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। मतलब मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और मैंने जीवन के अंदर जिन 1-2 व्यक्तियों को मां पंचांगुली की साधना संपन्न करवाई, उन लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो काबिले तारीफ है, और उनके भी जो भविष्यवाणी है वो चीजें देखते हैं, वो चीजें बताते हैं जो शायद आम एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाता। तो दूसरी जो चीज है वो मां पंचांगुली का आशीर्वाद है, और पहला मेरे गुरु का आशीर्वाद है। इसके अलावा हर विद्या का अपना, अपने आप के अंदर एक विशेष महत्व होता है, उसका अपना एक मेथड काम करता है, और उस मेथड से अगर हम किसी चीज को करते हैं तो रिजल्ट्स जो हैं वो भी अच्छे आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम लोग ये जो चीजें करते हैं वो तो करते ही है, इसके अलावा ये चीजें भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है कि गुरु आशीर्वाद है, दूसरी जो अपनी साधना है, ध्यान जो हमने किए वो चीजें हैं, और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज है कि हस्तरेखा विज्ञान का एक मेथड है, और उस मेथड से अगर हम लोग हाथ देखते हैं, जो भी लोग हस्तरेखा विज्ञान से जुड़े हुए हैं आप लोगों के अंदर, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हस्तरेखा में, मैं जटवा जी को जानता हूं, इसके अलावा 1-2 व्यक्ति और हो सकते हैं जो हस्तरेखा विज्ञान से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन बाकी के लोग जो भी हस्तरेखा विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हस्तरेखा विज्ञान अपने आप के अंदर एक विशेष, एस्ट्रोलॉजी का एक विशेष विज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है, और अगर आपका इसके अंदर पकड़ है, आप अगर इसके मूल फंडामेंटल्स को जानते हैं, तो आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, यानी 100% सत्य कर सकते हैं। अब वो हाथ देखने का जो तरीका है वो अपने आप के अंदर विशेष महत्व रखता है, इसीलिए मैंने रखा कि आज मैं किन्हीं 2 हाथों की प्रेडिक्शन करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं लेके के चलता हूं विवेक सिंगल जी जो है, उन्होंने एक हाथ डाला है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं उनका जो है, एक तो जो लोग चैट कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज मेरा ध्यान जो है वो इससे डाइवर्ट होता है, तो वैसे जो डायरेक्ट वैसे पूछ ही लेना जिससे जो बात करनी हो, इससे थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होता है, तो प्लीज थोड़ा सा।
तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि हाथ कैसे देखा जाता है। तो मैं उसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूं और आप लोगों को एक हाथ की पहले प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं, समय रहा तो हम दूसरे हाथ का प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो विवेक सिंघल जी से मेरा निवेदन है कि वो जहां मुझे फोटो आपने डाली है वहां पर एक बार हाई कर दीजिए, जिससे आपकी फोटो जो है वो ऊपर आ जाए। सिंघल साहब जी, देखो सबसे पहले हाथ देखने का तरीका है, जब तक फोटो लोड होती है तब तक मैं आप लोगों को बात करता हूं। हाथ देखने के लिए सबसे पहले हाथ के आकार का अध्ययन करना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर आप हाथ देख रहे हो तो सबसे पहले आपका काम है कि आप व्यक्ति के हाथ का आकार यानी साइज, हाथ के साइज का अध्ययन करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगला जो चीज है वो चीज आती है हाथ का प्रकार, टाइप। यानी पहला काम क्या है, हाथ का साइज, और दूसरा चीज क्या है, हाथ का टाइप, साइज एंड टाइप। अब ये जो हाथ इन्होंने डाला है, विवेक जी ने जो हाथ डाला है, तो सबसे पहले हम इस हाथ का साइज की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हाथ जो है वो बड़े साइज का हाथ है, यानी इस हाथ की लंबाई आप लोगों को दिखाई दे रही है, सब लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, सब लोगों को दिख रहा है? रिप्लाई प्लीज। सर यस सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमें हाथ की लंबाई का देखना चाहिए, यानी उसकी लंबाई कितनी है वो देखें। तो ये हाथ जो है वो लंबा है, यानी हाथ बहुत बड़ा लंबा, यानी बहुत बड़ा, बड़ा, सामान्य, छोटा और बहुत छोटा, ये 5 प्रकार के हाथ के साइज होते हैं। तो यहाँ जो हाथ है वो लंबे साइज का हाथ है, और लंबे साइज का जिन लोगों का हाथ होता है ऐसे व्यक्ति परोपकारी किस्म के इंसान होते हैं। ये व्यक्ति सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, यानी समाज सेवी होते हैं, दूसरों के ऊपर अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, या आप इनको ये कह सकते हो कि ये न्याय पसंद इंसान होते हैं, और हमेशा अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा दान भी कर देते हैं। इसके अलावा इन लोगों की जो विशेष खासियत होती है वो होती है कि ये लोग कभी किसी व्यक्ति के नीचे रह करके काम नहीं कर सकते, यानी किसी का दबाव जो है ये महसूस मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और हमेशा शासन करना इनका नेचर होता है। ये इस हाथ की खासियत होती है। अब विवेक जी प्लीज आप रिप्लाई करते रहना, अगर आप मेरी आवाज है तो मैं जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो इस व्यक्ति के बारे में बताइए, जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो ठीक है या गलत है? ठीक है सर। ये महिला का हाथ है या पुरुष का हाथ है, थोड़ा मुझे बताएंगे? ये पुरुष का हाथ है सर। पुरुष का हाथ है, तो ये इनके लिए लागू होता है। तो पहली जो चीज है वो हाथ का साइज। तो बड़ा हाथ अगर किसी व्यक्ति का है तो ये सारे गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, और ये सारी चीजें नेचुरल बात है, मैंने जो बोला वो सारी चीजें इनके अंदर भी होंगी, इस बात की। उसके बाद में आता है हाथ का टाइप, यानी हाथ का प्रकार कैसा है। तो इस हाथ को अगर देखा जाए, तो अगर हम इस हाथ को देख पा रहे हैं, तो ये जो हाथ है मुझे जितना समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से ये हाथ आदर्शवादी श्रेणी का हाथ है। और आदर्शवादी श्रेणी का जो हाथ होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, मतलब आदर्शवादी का मतलब उसके नाम से भी आप लोग समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्ति किस टाइप के इंसान होते हैं, यानी जो किसी मूल फंडामेंटल सिद्धांतों के ऊपर मतलब कि फिक्स रहने वाले इंसान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऐसी चीजें होती है। दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को परख करके उसके बाद में ही उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ में हो लिए, ये इन लोगों की खासियत नहीं होती है। या आप ये कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में किसी से दोस्ती करते हैं तो वो बहुत सोच समझ करके और उनके साथ में उनके विचारों का अगर मिलान होता है तो ही वो उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। ओके जी।
उसके बाद में हम चलते हैं अगली जो चीज है, ये मतलब हाथ का, क्योंकि समय का अभाव है तो नेचुरल बात है, दूसरों को अगर मैं ज्ञान दे रहा हूं तो मैं भी समय के जो है उसका थोड़ा सा ख्याल रखूंगा, इसलिए मैं भी लिमिटेड समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, और उसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा। उसके बाद में हमें हाथ के स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, यानी हथेली का जो स्वभाव है वो कैसा है, सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, यानी किस टाइप की हथेली है हमें ये देखना चाहिए। अब ये जो हथेली है ये मुलायम श्रेणी की आती है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुखों का भोग मिलता है, यानी आदमी कितने भी बुरे से बुरा समय रहे, लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा, यानी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट जीवन के अंदर नहीं मान के चलना चाहिए। यानी बेशक इनकी परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मूल चीजों की अगर बात की जाए तो सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो जीवन में इनको जरूर मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये हथेली का नेचर जो है वो इस चीज को बताता है, तो नेचुरल बात है, ये बात भी सही होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जी रिप्लाई करते रहे जिससे लोगों को पता लगे मैंने आपको पैसे दे करके नहीं बैठा रखे हैं, कम से कम। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हथेली सॉफ्ट भी है और अभी तक ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है सर, जो है वो मतलब ये जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ ये वो सिद्धांत है जो कि अगर हस्तरेखा विज्ञान के अंदर लागू होंगे होंगे, यानी मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा कि मैं कोई चमत्कार वाली बात, ये हस्तरेखा विज्ञान में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की हथेली मुलायम है तो ऐसा होगा ही होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। उसके बाद में अगली चीज आती है हथेली के रंग का अध्ययन करना चाहिए। हथेली के रंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ रंग जो है वो हम देख पा रहे हैं कि इस हथेली का जो रंग है वो गुलाबी कलर है, लेकिन कुछ ललिमा सॉरी नीलापन लिए हुए नजर आ रहा है, और इसके अंदर व्हाइट स्पॉट बने हुए हैं जो मैं देख पा रहा हूं, जिसका मतलब है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो व्यक्ति का आर्थिक स्तर या उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छे लेवल का है, लेकिन इस वक्त व्यक्ति के ब्लड के अंदर इंफेक्शन है या इसके बॉडी के अंदर इंफेक्शन है, और स्पेशली इस वक्त इस व्यक्ति का पेट खराब है या बहुत जल्दी इनको पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्या तो चल रहा होगा या करना पड़ेगा? जी चल तो नहीं रहा है, जी चल नहीं रहा है, एक दाढ़ में दर्द चल रहा है सर। दाढ़ में दर्द तो एक नॉर्मल चीज है, वो तो बाद का विषय है, लेकिन इनको निकट भविष्य के अंदर बॉडी में इंफेक्शन है और ब्लड से रिलेटेड परेशानी तो आई जाएगी, साथ में इनको पेट से संबंधित परेशानी भी आने वाली है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है, तो सतर्क रहिए, जिनका भी हाथ उनको बता दें। उसके बाद में हमने रंग का अध्ययन किया, रंग के बाद में फिर हम लोग आते हैं जो अगली चीज हमारे को देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए फिंगर्स को। फिंगर्स की अगर आप बात करें तो यहाँ जो फिंगर्स आप देख पा रहे हैं मेरे हिसाब से सारी उंगलियां जो हैं वो समकोण है, और समकोण उंगलियां जातक को सामाजिक धार्मिक किस्म का इंसान बनाती है, दूसरों की हेल्प करने वाला इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। तो नेचुरल बात है ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में जुड़ा हुआ व्यक्ति, दूसरों की हेल्प करने वाला इंसान ये होंगे इस वक्त, मतलब हमेशा इनका ये नेचर रहेगा, ये चीज यहाँ ही दिखती है। उसके बाद में जो हमें अगला अध्ययन करना चाहिए वो हमारे को अंगूठे का अध्ययन करना चाहिए। अंगूठे की अगर बात करी जाए तो अंगूठा वैसे इनका समकोण श्रेणी का है, लंबा अंगूठा है, तो नेचुरल बात है ये बुद्धिजीवी किस्म के इंसान है। और वैसे भी एक चीज और बता दूं कि इनकी मध्यमा का जो ये पोर है ये बड़ा है, और ऐसे व्यक्ति जिनकी भी मध्यमा का पोर बड़ा है ऐसे व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो ये जिनका भी हाथ है वो एक एस्ट्रोलॉजर का हाथ है जी। इसके बाद में हम आते हैं अंगूठे का। अंगूठे को आप देख पा रहे हैं, अंगूठा इनका बहुत लंबा है, विस्तृत अंगूठा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति तर्क शक्ति से भरपूर हैं और इनमें आत्मविश्वास भरपूर है और बाकी के सारे गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है इनके अंदर कि ये जो व्यक्ति है वो जीवन के अंदर कभी भी
मतलब बहुत जल्दी किसी के साथ के अंदर दोस्ती नहीं कर पाते हैं, ये इनके साथ में एक प्रॉब्लम रहेगी कि इनकी जो दोस्ती है वो बहुत जल्दी किसी व्यक्ति के साथ में नहीं हो पाती है। ये किसी से भी दोस्ती बहुत सोच समझ के करने वाले इंसान है, बहुत सोच समझ के दोस्ती करेंगे, या ये कहें कि उसको अच्छे से जांच परख करके उसके बाद में ही ये किसी के साथ में मिक्स हो सकते हैं। इजीली किसी के साथ में दोस्ती होना संभव नहीं है, मतलब बहुत जल्दी दोस्ती किसी के साथ में इनकी नहीं हो पाती है, ये अंगूठा बताता। उसके बाद में आ जाओ माउंट्स को। अगर मैं बात करूं पर्वतों की, तो पर्वतों का अगर अध्ययन किया जाए तो पर्वतों में गुरु और बुध प्रधान है इस हाथ के अंदर, तो नेचुरल बात है ज्योतिषी होना अपने आप के अंदर प्रमाणित करता है। गुरु का उठा हुआ होना और शनि की तरफ खिसकना, ये इस बात को दर्शाता है कि जातक जो है वो जो पराविज्ञान है उसमें हद से ज्यादा विश्वास रखता है, या ये कहें कि अलौकिक शक्तियों की वगैरह साधना वगैरह में इन चीजों में विशेष रुचि है, ज्योतिष विज्ञान में विशेष रुचि है। और बुध पर्वत का उठा हुआ होना जातक को एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में, बहुत अच्छे वक्ता के रूप में मतलब स्थापित करता है। और जब बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इनको बनाता है, तो ये एक अच्छा पॉइंट इनके हाथ में। इसके बाद में हम बाकी के अगर दूसरे पर्वतों की बात करें तो खैर उसके ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा और ज्यादा समय ले लिया मैंने पहले भी। अब इस हाथ के अंदर अभी इनकी आयु क्या है, मुझे केवल इतना सा बता दीजिए। ये 47 कंप्लीट हो चुके हैं सर, 48 चल रहे हैं। अब बात है कि इनकी आयु वर्तमान के अंदर 47 कंप्लीट हो गया, और 47 अगर कंप्लीट है तो जातक इस वक्त जबरदस्त आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये सही है या झूठ है? इस समय तो सर सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जहाँ तक बिजनेस करता है ये सर, और 2 साल से जब से 2020 में इसका बेकार गया है और 21 में भी लॉकडाउन की वजह से सर मुझे ना तो लॉकडाउन से मतलब है ना 2020 से मतलब है। मैंने अगर प्रेडिक्शन करी है तो उसका आधार बता देता हूं। ये इनकी भाग्य रेखा है और जो यहां तक आई बहुत बढ़िया है, और यहां से एक मस्तिष्क रेखा से एक रेखा आकर के 47 या 46 साल की उम्र के अंदर इनकी भाग्य रेखा को काट करके चली गई है। और जो ये बता रही है कि इनका आने वाला समय जो है वो काफी गड़बड़ है, यानी कम से कम इनको 2-3 साल जबरदस्त आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने मतलब ये हाथ में इनकी जो भाग्य रेखा है वो स्पष्ट रूप से हमारे को ये बता रहा है। लेकिन आने वाला फ्यूचर इनका बहुत अच्छा है, और जो जीवन के अंदर इनको बहुत आगे और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। तो ये हाथ की जो मैंने एक संक्षिप्त प्रेडिक्शन करी, लंबा चौड़ा प्रेडिक्शन करना तो संभव नहीं था क्योंकि काफी लंबा भाषण हो गया पहले ही। अगर कोई और आपका कोई विशेष सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। 2 ही सवाल थे सर इन जातक के। एक तो स्वास्थ्य संबंधी था, वो आपने बता दिया आगे दिक्कत आ सकती है, और एक इसका आर्थिक समस्या से था। 1-2 साल से बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है सर। तो वो तो खैर जो दिख रहा था वो तो मेरे को, तो क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत बड़े लेवल के विद्वान। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर उसके पास में आपके पास में कोई जातक आता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में आता है और आप उनसे बिना पूछे, उसकी समस्या को बिना पूछे, और अगर आप उसको ये बताते हैं कि भैया तेरे को ये प्रॉब्लम है, तू इस समस्या के लिए आया, तो आपका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है जी। वो जैसे कि मैंने इस हाथ को देखा, इस हाथ के अंदर मुझे जो चीज नजर आई कि हाथ में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अच्छा क्या हो सकता है और बुरा क्या हो सकता है, तो हाथ का रंग देखा, रंग नीलिमा लिए हुए, और हाथ के अंदर सफेद डॉट्स बने हुए, सफेद डॉट्स बने हुए, तो वो इस बात को बता रहा है कि जातक का स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो नेचुरल बात है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल होगा, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम भी जब व्यक्ति की हो रही है तो कहीं ना कहीं जातक जो है वो उससे को मतलब पूछना चाहता है।
पहली चीज। सेकेंडरी, जब मैंने उनकी भाग्य रेखा को देखा तो भाग्य रेखा 46 में कट रही है, तो 100% जातक फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा है, तो अगला साल उनका यही होगा। तो अगर मैंने दोनों चीजों का जवाब, मतलब कि मैंने उनके बिना पूछे अगर बता दिया है, तो स्वाभाविक रूप है कि वो एक अच्छा, तो ऐसे ही लोग भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, और वो एस्ट्रोलॉजर अगर इस प्रकार से अगर अपना भविष्यवाणी करता है तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज है। तो ये मैंने अपना भी छोटा सा प्रचार कर दिया आप लोगों के सामने कि मेरे को कैसा हस्तरेखा देखना आता है, वो मैंने बता दिया। और एक मैसेज भी दे देता हूँ आप सब लोगों को कि आगामी 19 तारीख को मैं हस्तरेखा विज्ञान का नया बैच शुरू कर रहा हूँ सिखाने का, जूम के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर सीखने का इच्छुक हो तो वो स्वागत है सबका। अब इसके बाद में मैं जो नेक्स्ट हमारे वक्ता के रूप में जिनको बुलाना चाह रहा हूँ, वो हमारे विवेक जी को ही मैं आमंत्रित करूंगा कि विवेक जी आज जिस विषय के ऊपर हम सबको बताना चाह रहे हैं, तो विवेक जी आपका स्वागत है, और आइए और अपना संवादन करिए। विवेक जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आज की सम्मेलन के अध्यक्ष उषा मैम, जाटवा साहब और रतन जी, तीनों हमारे गुरु हैं, तीनों को मेरा नमस्कार, और सभी साथी भाइयों को प्रणाम। सर बस वैसे बताने लायक क्या है, सब बहुत बहुत बड़े ज्योतिष हैं यहाँ सब। आज मैं एक विषय बताना चाहूंगा। एक आदमी की एक जिज्ञासा रहती है, मेरा जो शोध या मेरा ये रहता है, आदमी की जो जिज्ञासाएं हैं वो थोड़ी सी फुलफिल हो पाए। एक वो रहता है कि मेरा आज का दिन या मेरा ये वाला काम, मैं आज इस काम के लिए, अमुक काम के लिए जा रहा हूँ, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसे पहली बात इसके लिए बस केवल हम में से आधे ज्योतिष हैं जो हस्तरेखा है सर आपकी तरह हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, या रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो कार्ड है, वो भी इतना तो जानते हैं। ग्रह नक्षत्र तो सब कोई जानता है, लेकिन इस कार्य के लिए बस आपको थोड़ा सा नक्षत्र की जानकारी होना जरूरी है। ये जितना हमारा कार्मिक जीवन है वो नक्षत्रों के अधीन चलता है। ठीक है, हम ज्योतिष लोग जब पत्रियां देखते हैं, क्योंकि नक्षत्र के अधीन ग्रह चलते हैं, इसलिए हम ग्रहों से देखते हैं। तो ये केवल एक टिप्स के रूप में है, इसे कोई बिल्कुल इस तरह से मत मानना कि एक बिल्कुल वो है, ये टिप्स के रूप में है, और मुहूर्त विज्ञान से दैनिक क्रियाओं को जोड़ा गया है। ये यह विज्ञान है। हम इसमें अगर इसकी थोड़ी सी भी हम इसे देखते हैं तो हम अपना डेली का दिन, हमें आज कहीं बाहर जाना है, यात्रा पर जाना है, हमें कोई क्लाइंट मिलना है, हमें कुछ और होना है, उसके लिए हम अपना कैसा दिन रहेगा, कैसा समय रहेगा, वो चीज निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले सर अगर हो सके तो शेयर स्क्रीन का मुझे एक बार वो दे दीजिए। हाँ जी सर, एक मिनट सर, एक मिनट। विवेक जी कहाँ है विवेक जी? सर एक मिनट, ये सर लीजिए सर। कहाँ पर? ठीक है, ये तो पेज पीछे वाला। जी सर, ये अपने 27 नक्षत्र होते हैं मुख्यतः। ये मैंने एक बार इस पर दिए हैं, और वैसे ही आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ये आपको गूगल पर हर जगह कहीं कभी मिल जाएंगे। जो ज्योतिष जानते हैं वो इन्हें जानते ही हैं। किस राशि में कौन सा नक्षत्र होता है वो आप यहाँ से देखिए। मेष राशि, प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। आप ये मानिए 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो ये प्रत्येक राशि में 12 की 12 राशियों में से 9 चरण पड़ते हैं नक्षत्रों के, जो 2.25 नक्षत्र आते हैं। जैसे हम यहाँ मेष राशि देख पा रहे हैं अगर आप लोग, तो इसमें अश्विन नक्षत्र के 4 चरण हैं, भरणी नक्षत्र के 4 चरण हैं, और 1 चरण कृत्तिका नक्षत्र का है जो कि सूर्य का नक्षत्र है।
तो ये 2.25 नक्षत्र इस तरह से हर चरण में होते हैं। इसमें केवल हम जब हमारी जन्म काल के बाद हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो जीवन की चलती हैं वो चंद्र नक्षत्र से चलती हैं, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो मुख्य नक्षत्र या आदमी का मन क्या है वो चंद्र नक्षत्र से माना जाता है। उसका मन कहाँ कार्य करेगा वो चंद्र नक्षत्र से माना जाता है। तो इसे चंद्र नक्षत्र को, जो चंद्र लगन कुंडली भी उससे बनाई जाती है और अपनी महादशाएं भी उससे चलती हैं। चंद्र नक्षत्र हमारा जन्म नक्षत्र हुआ। चंद्र नक्षत्र से आगे शुरू होकर हम पहला जो हमारा जन्म नक्षत्र होगा वो चंद्रमा का नक्षत्र होगा, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यारी, छठा साधक, सातवां वध, आठवां मित्र, नौवां अधिमित्र। ये 9 श्रेणी तक हम इन्हें आगे बांटेंगे। फिर वो दोबारे 18 तक, फिर 27 तक उन्हें यही रिपीट होगा। तो इसका बस हल्का सा बता देता हूँ ये होता क्या है। ये केवल एक हम अपने दिनचर्या में, जैसे इस समय गुरु का नक्षत्र चल रहा है 11:15 बजे से गुरु का नक्षत्र है, उससे पहले हमारा राहु का नक्षत्र चल रहा था आज सुबह 11:15 से पहले। अगर मुझे मान लीजिए मेरा जन्म गुरु नक्षत्र का है और मुझे अभी किसी डील के लिए जाना है या मैं कोई कार्य चाहता हूं कि मैं इस समय करूं, तो ये नीली लाइन सी आ गई है। तो ये इस समय अगर मेरा जन्म नक्षत्र बैठ रहा है तो वो शायद बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा रहेगा ही नहीं, शायद बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो जन्म नक्षत्र अशुभ नक्षत्र कहलाता है। और उसके बाद दूसरा नक्षत्र जो होता है हमारे जन्म नक्षत्र से वो संपत, वो शुभ होता है। और संपत नक्षत्र में अगर आप इंटरव्यू के लिए कोई ज्वेलरी या वैल्यूएबल आइटम या प्रॉपर्टी का सौदा के लिए अगर संपत नक्षत्र चुनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा नक्षत्र विपत नक्षत्र, जो नाम से ही पता लग रहा है, ये अवरोध पैदा करेगा। इसमें विशेषकर हम कोई कंपटीशन में या हम कोई डील ऐसी में जहां हमें बोली लगानी है, हमारे कंपटीशन में और लोग भी हैं, वहां मात खाने का चांसेस रहेगा। चौथा क्षेम नक्षत्र होता है। क्षेम मिक्स हमें फल देगा, शुभ भी अशुभ भी, वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। पांचवा प्रत्यारी नक्षत्र होता है, ये हमें रुकावट ही रुकावट देगा। कार्य इस नक्षत्र में भी होगा, लेकिन ये मैंने ये पहली बात तो कोई अगर देख रहे हो, मैंने अश्विन से शुरू ना करके गुरु के नक्षत्र से शुरू किया है सारणी। अगर कोई फोटोकॉपी इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें और कोई दिक्कत आती है तो मैं बता देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि पांचवा प्रत्यारी होगा, तो पांचवा कार्य सिद्धि में रुकावट देगा। अब हम लोग ज्योतिष लोग हैं, अगर किसी भी तरह की साधना सिद्ध करनी है, ये भी मैंने पिछली मीटिंग में भी एक चीज को समझाई थी, मैंने वो जब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये मेरे आजमाए हुए कुछ सूत्र हैं जो मैंने काफी जगह से गुरुओं के आशीर्वाद से अलग अपनी एक संकलन बनाया हुआ है। साधक नक्षत्र जो हमारे जन्म नक्षत्र से छठा नक्षत्र होता है, अगर इसमें आप साधना करते हैं कोई भी, वो आपका अगर किसी साधना करने में 3 घंटा लगता है वो 1 घंटे में हो जाएगी, फलीभूत होगी, आप जल्दी समझ पाएंगे। साधक नक्षत्र किसी भी तरह के अभ्यास के लिए, अब कोई विद्यार्थी है और उसे कोई चीज आसानी से समझ में नहीं आ पा रही है, वो किसी चीज में अटक रहा है, अगर उसका साधक नक्षत्र में वो उसे पढ़ने बैठेगा, बहुत जल्दी उसका कार्य सिद्ध होगा। ये साधना सिद्ध का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आपका दिया हुआ दान आपको 10 गुना ज्यादा फायदा देगा आम दिनों से। 7वां नक्षत्र जो हमारे जन्म से पड़ता है वो वध नक्षत्र है। इसके नाम से ही प्रतीत होता है, ये हमें बैड रिजल्ट देगा, हमें दुख और मृत्यु तुल्य कष्ट वाले रिजल्ट देगा। जैसे आपने अभी तो मैं ये 7 बता रहा हूँ, ये 9 तक का इनका तारा मुहूर्त के हिसाब से बता रहा हूँ, तारा चक्र। आपने वैसे भी सुना होगा कि 16वां नक्षत्र अच्छा नहीं होता है। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे, पहले 9 हमारे अति मित्र तक पूरे हो गए, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 16वां जो होगा वो वध का ही, यानी हमारे जन्म नक्षत्र से वध वाली श्रेणी में दूसरे क्रम पे पड़ता है।
तो इसलिए 16वां नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है। फिर मैं अभी वध नक्षत्र के बाद 8वां आता है मित्र नक्षत्र। मित्र नक्षत्र का मतलब ये है कि कार्य संपन्न, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, इसमें कार्य संपन्न हो जाते हैं। और कोई यात्रा का प्रोग्राम आप बना रहे हैं, विदेश गमन का बना रहे हैं, अगर मित्र नक्षत्र में अगर आप वो प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप किसी बिजनेस टूर पर, आप अपने टूरिज्म के लिए, अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए, किसी भी तरह से विदेश गमन, यात्रा और किसी भी कार्य संपन्न करने हेतु कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उत्तम कार्य संपन्न होगा। नवा नक्षत्र जो हमारे जन्म नक्षत्र से होता है वो अति मित्र नक्षत्र कहलाता है। इससे में कार्य संपन्न होने के 99% चांस होते हैं और इसमें किए गए कार्य आपको नेम फेम दोनों चीज देते हैं। आपको इज्जत भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे, आपको नाम भी देंगे। और अगर अब इसे ये जन्म से लेके 9 नक्षत्र का आप अपना सारणी बनाइए, इसे यूज करके देखिए, आपको 100% आपको लगेगा कि हाँ विवेक सिंघल ने कोई चीज समझाई तो वो ठीक थी। आप अपने कहीं मित्रता करते हैं, आप बिजनेस में किससे डील करते हैं, अति मित्र नक्षत्र के नाम वाले लोगों से कीजिए, अति मित्र नक्षत्र के शहर वाले लोगों से कीजिए, आप देखिए वो बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक इसमें नक्षत्र के क्रमों में बहुत डीप स्टडी है, बहुत डीप ज्ञान है। मैंने बहुत सिंपलीकरण करके, बहुत साधारणीकरण करके आपको केवल जन्म नक्षत्र से 9 नक्षत्र, पहला जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यादि, साधक, वध, मित्र, अति मित्र, और फिर इसकी पुनरावृत्ति 2 बार और इस तरह से देखा जाना है। और अगर नक्षत्र श्रेणी में आप चाहते हैं तो इसमें जो मेन मुख्य होता है कि हमें क्या ग्रह, कौन ग्रह फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, इस वापस। हाँ, तो उसमें बस हमें ये देखना होता है कि हमारा जो कोई और ग्रह है, चंद्रमा तो जन्म नक्षत्र में है, एक बार थोड़ा सा पत्रिका अगर हमें ध्यान तो इसमें देना पड़ेगा, चंद्रमा तो हमारा जन्म नक्षत्र में है। अब मान लीजिए 10वां नक्षत्र कार्मिक नक्षत्र होता है, या मान लीजिए 16वां नक्षत्र में कह रहा हूँ, बुध नक्षत्र में भी 3 आएंगे तो 16वां ज्यादा बुरा होगा। उसमें कोई ग्रह बैठा है क्या? वो ग्रह बैठा है तो वो ग्रह ज्यादा कष्ट देगा। जैसे 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र होता है, तो मैं अभी तो मैं ये कहता हूँ इससे बहुत ज्यादा, इसमें अगर मैं अभी सारे नक्षत्रों का एक एक नाम और होता है, उसमें वो आगे और हमारे सम्मेलन होंगे, उनमें चर्चा कर लेंगे उसकी। अभी तो केवल आज बहुत सूक्ष्म सी एक बात मैं रख रहा हूँ कि आप अपने डेली जीवन में, अपने डेली के नित्य क्रियाओं के लिए, कोई आप कार्यों के लिए कोई अपना मुहूर्त देखना चाहते हैं, केवल आप अपना जन्म नक्षत्र देख लीजिए अपनी पत्री से, उस जन्म नक्षत्र के अनुसार ये 9 नक्षत्रों की सारणी बना लीजिए, और उसके बाद उसकी फिर पुनरावृत्ति 27 नक्षत्र ये अपने पूरे लिख लीजिए। और इसी में 1, 3, 5, 7, जिसमें 7 वध नक्षत्र है वो ज्यादा बुरा है। जन्म नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में कोई ग्रह है तो आप देखिए वो ग्रह पत्री में भी या तो 2 स्थान में बैठा होगा, खराब जगह बैठा होगा, या खराब रिजल्ट दे रहा होगा, तो उसका थोड़ा सा आप उपाय कर लेना। आज के लिए धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं तैयार हूँ। किसी का भी कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है, पूछ सकता है, बात कर सकता है। विवेक जी सिंघल ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और वास्तविक हम सभी ज्योतिषाचार्यों को जिस तरह से विवेक जी सिंघल ने बताया, इन चीजों को थोड़ा फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे परिणाम आते हैं। और विवेक सिंघल जी से यही कहूंगा कि सर बहुत अच्छी पद्धति आपने फॉलो करवाई, लोगों को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। विवेक सर, मुझे आपसे कुछ कहना है कि क्योंकि मैं नाड़ी शास्त्र की आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नाड़ी शास्त्र, and I have studied this from Shri A.V. Sundaram, who is one and only who brought Nadi Shastra from south to north. In his thinking or research, he said कि अगर 3, 5 और 7 जो नक्षत्र है वो आज के युग में चेंज के लिए बहुत जरूरी है, परिवर्तन के लिए। जी। तो अगर कोई इंसान मैसिव परिवर्तन चाहता है तो ये नक्षत्र वहां काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि बाकी नक्षत्रों में आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। जी मैम, बिल्कुल सही। आदमी आज के युग में जब तक उसे कंपटीशन नहीं मिलेगा, जब तक उसे विपरीत परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, वो बढ़ नहीं पाएगा। अपनी अच्छी परिस्थितियों में तो आदमी
अच्छा ही रहता है। अगर हमें ये आज कोविड वाला घर में रहने का वो नहीं मिलता तो हमें क्या पता कभी ऐसी परिस्थिति में। अब हम जब ये सब निबट जाएगा तो हमें बहुत अच्छे दिन लगेंगे। आज हम पुराने बचपन के दिन याद करके अच्छे कह रहे हैं ना जी। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर हमें शादियों में जाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना, मीटिंगों में जाना, 50-100 लोगों का कहीं इकट्ठा होना बहुत अच्छा लगेगा। तो वो तो ये जो हम जब तक अवरोध से नहीं निकलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा नहीं। ये 3, 5, 7 तो आदमी को संघर्ष देते हैं। और आप देख रहे हैं कोरोना काल में हम लोग ने कितना संघर्ष किया है, एंड बिकॉज इस संघर्ष की वजह से ही हम आज टेक्निकल इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि आज कोई भी वृद्ध मतलब कोई भी ओल्ड व्यक्ति भी हो या बच्चा भी हो, ये सो बच्चों को तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी हाउसवाइफ भी हो, वो आज कंप्यूटर खोलकर बैठ सकती है कैमरा के आगे अपनी कोई भी जूम मीटिंग के लिए कुछ भी। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष के बाद परिवर्तन आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करेंगे हम आपकी बात का। ये समय युग चेंज हो रहे हैं, समय बदलता जा रहा है। ये राहु के असर हैं। राहु ये टेक्नोलॉजी है। राहु रावण का रूप है। पहले उस पर पुष्पक विमान भी थे, सब कुछ था। तो ये राहु है। अभी आगे आप देखिए, आज हम इस 47-48 साल की एज में आके लैपटॉप वगैरह चलाना सीख रहे हैं। हमारे बच्चे 5 साल से सीखे, और हम अपने को छोड़िए, जो 70 साल के लोग हैं वो किसी विद्या से जुड़े हैं, किसी ज्ञान प्रचार से जुड़े हैं, किसी मीटिंग्स में जाते हैं, वो लैपटॉप सीख रहे हैं जी। तो अभी तो आगे कितने गैजेट्स ऐसे आएंगे, ऐसे गैजेट्स आएंगे जो हमने सुने भी नहीं होंगे। जब हम बहुत छोटे थे तो हमें पता ही नहीं था। हमारे सामने पहली बार कोई नए गैजेट के रूप में VCR आया था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था एक फिल्म देखने के लिए। तो ऐसे अभी तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आने हैं। ये राहु का प्रभाव बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, 100% सत्य बात है कि तो खैर जिसका समय होता है उसकी तूती बोलती है। हमारे राजस्थानी में कहते हैं जी, मतलब जिसका समय, मतलब जिसकी जब समय है जिसका, तो फिर तो उसी की तूती बोलती है। अब आज जिसका समय है तो सब उसी की तूती बोलती है। तो राहु का समय तो नेचुरल बात है, राहु की तूती बोल रही है सर। तो सारे लोगों को ला दिया ना, हमारे को सबको एक इकट्ठा कर दिया एक नए तरीके से। बाकी कोई कश्मीर में बैठा हुआ है, कोई कन्याकुमारी बैठा हुआ है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा हो गया यहाँ। ये सबसे बड़ी बात है ये है ना रतन सर,